आपको एक सरकारी शिक्षक बनाने के लिए आज की सीरीज एकदम महत्वपूर्ण है। आज की नहीं, प्रत्येक सीरीज, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने होते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। आपको ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए मेहनत के साथ साथ एक अच्छे कोच, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। हम उसकी भूमिका में आपके सामने निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में क्लास आपके लिए लेकर आए। आप इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, यकीनन आप सफलता की ऊंचाइयों के सबसे ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बस कॉपी कलम लेकर बैठे रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे की पॉइंट आपको मिलेंगे जिन्हें नोट्स के रूप में आपको लिखते चलना होगा। आपके पास एक बेहतर नोट्स भी हो जाएगी और साथ ही साथ क्लास की एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। वीडियो बड़ी होगी लेकिन सिलेक्शन से बढ़कर नहीं होगी। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, अब की बार एक शिफ्ट हमारे के लिए पढ़ रहे हैं, तो केवल कहने से नहीं होगी, मेहनत करने से होगी। तो मेहनत शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? यह प्राचीन इतिहास का सवाल है। मैंने आपको बताया ये सरकारी शिक्षक बनने में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ये सीरीज आप सभी के लिए है। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते? अमरावती, भरहुत, सांची, सारनाथ। मैं वैसे प्रयास करूंगा इनकी सभी पूर्णतः व्याख्या करने का, लेकिन फिर भी यह सीरीज कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आइए इस सीरीज को पूरा अंत तक बने रहते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या है? सांची का स्तूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। देखिए, स्थापत्य कला के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। और भरहुत स्तूप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमपी में है, यह आपके यूपी में है। लेकिन जो सांची का स्तूप है यह भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो अमरावती का है यह आंध्र प्रदेश में है। ये कहां पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहां पे? गुंटूर जिले में है, कृष्णा नदी के दाएं तट पर। और ये कर्नल कालिन मैकेंजी ने 1797 में इसका स्तूप का पता लगाया था। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ किताबों में नहीं मिलता इसलिए मैंने लिखवा दिया। 1797 में लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। देखिए, कर्नल कालिन मैकेंजी ने इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ में धमलेख स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि बनाया गया है। सारनाथ का इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। रट लीजिएगा। अगर हम यहां पे बात करें सांची का स्तूप, सांची तथा भरहुत स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसकी और इसकी दोनों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और यह आपके लिए इसकी जो व्याख्या बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते होंगे सर प्रश्न का उत्तर बताइए, आगे बढ़िए। जी नहीं, उत्तर आपको प्रत्येक चैनल में मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो व्याख्या होती है यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यही से घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा। भरहुत से सारनाथ, सांची, अमरावती, तो ये कई चीजें आपके सामने नई नई आती है। ठीक है, आपको मेरा प्रश्न है कि अमरावती का स्तूप किसने खोजा था? कर्नल कालिन मैकेंजी ने। सारनाथ धमेख स्तूप है, यह गुप्तकालीन है, यह बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्तूप चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहां मिलता है? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आपके पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आइए इसके बारे में जानते हैं। मिलिंदपनोह, मध्यम निकाय, महापरिनिब्बाण सूत्र, ज्ञान प्रस्थान सूत्र, ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। प्रायः लोग गलती करते हैं, लेकिन मैं इसकी व्याख्या जरूर बताऊंगा, क्योंकि यहां से सिलेक्शन वाले प्रश्न आते हैं और प्राचीन इतिहास में इस दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं। रट लीजिएगा, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहां चुंद नामक लोहार से, किसे? चुंद नामक लोहार की एक आम की बगीचे में ठहर जाते हैं। आम्र वाटिका जिसको कहा जाता है। उसने बुद्ध को भोजन दिया। उन्हें रक्तासार हो गया और भयानक पीड़ा हो गई। इस वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनगर पहुंचे, जहां पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों के अंतिम सम्मान पूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया। उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया, प्रत्येक पर स्तूप बनाए गए। और इसे हम महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम कहां कहां मिलते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। माने महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलते हैं, जैसे पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के भूली, रामगाम के कोलिये, फिलिपीवन के मोरियन, वेठद्वीप के ब्राह्मण, मगधराज के अगाशत्रु। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
सिलेक्शन लेना है आपको, सरकारी शिक्षक बनना है आपको। मैं चलता हूं और अगले प्रश्न की तरफ। कुछ लोग को लग रहा है सर व्याख्या बहुत बड़ा कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? एक यूनिक प्रश्न है, इसे हम सदाबहार प्रश्न कहते हैं, एवरग्रीन प्रश्न है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा किसी भी लेवल की हो, चाहे जूनियर शिक्षक बना रहे हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक बना रहे हो, सिलेक्शन के लिए एक सीट पक्की करने के लिए ऐसे सवालों को पढ़ना पड़ेगा। इन सभी के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, जहां पे सभी जितने भी आपको भारत के जनरल, गवर्नर जनरल, वायसराय हैं, उनको एक एक टॉपिक बताया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये लॉर्ड रिपन होंगे, इनके बारे में बताऊंगा। लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉर्ड कर्जन से बहुत सारे प्रश्न, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कैनिंग, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी सदाबहार प्रश्न है, एवरग्रीन विकल्प है, लेकिन इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कार्य में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन कब आया था? 1882 में आया था। भारत में आधुनिक अस्थायी स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। इन्हें ही अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही भारतीय सरकारों को आज्ञा दी कि प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का सर्वेक्षण करें। यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आय व्यय स्थानीय स्वशासन को दिया जा सकता है। एक बात और मुझे आपसे सवाल जरूर पूछूंगा, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बताइएगा। लॉर्ड रिपन के 3 महत्वपूर्ण काम जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। एक तो मैंने बता दिया, अस्थायी स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। 2 और क्या है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है? एक तो और है नियमित जनगणना सबसे पहले किसने शुरू कराई थी। एक और टॉपिक है जो उन्होंने कराया था। 3 बड़े प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। मैं चाहूंगा जितने लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश की निःशुल्क क्लास में जुड़े हैं, देश राष्ट्रीय वाले में, चाहे फेसबुक में चाहे यूट्यूब पे, जवाब जरूर दीजिएगा इनके 3 काम। दूसरा, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन कौन सा है बताइए कमेंट करके। नियमित जनगणना, जी हां, इसके अलावा बताइए एक काम और जो परीक्षा में यूनिक प्रश्न है। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। जी हां, बीजी तिलक का मतलब है बाल गंगाधर तिलक को सजा सुना जाने के पश्चात वहां के जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, जी हां, ये जर्मन के विद्वान थे, मैक्स मूलर जी ने कब 17 फरवरी 1898 को प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुब्बा को एक पत्र में कहा कि सांस्कृतिक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मूलर हैं। जी हां, इसके बारे के साथ साथ बिपिन चंद्रपाल, ये यूनिक सॉरी एक मिनट, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कट गया था, मैं यहाँ पे फिर स्पष्ट बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे मैं बताऊं, मैक्स मूलर जो है आपके, ये मैक्स मूलर तो आपके एवरग्रीन प्रश्न हो गए, लेकिन मैक्स मूलर के साथ साथ ये बिपिन चंद्रपाल, आगे मैं पाल और लाल पढ़ाऊंगा, एकदम यूनिक प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जी हां, रविन्द्रनाथ टैगोर केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने बांग्लादेश और भारत का नेशनल एंथम लिखा, उसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का पहला नोबेल किस भारतीय को मिला था? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट की बौछार लगा दीजिएगा कि आप जैसे भावी शिक्षकों को जरूरत इस हमारे देश, इस हमारे समाज को है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? गांधी जी, एक यूनिक प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए, जवाब दीजिए, सिलेक्शन लेना है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, भावी शिक्षकों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो भैया गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त किस साल? 1920 में पश्चिम भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को काफी सफलता मिलती है। इसके दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, पटेल जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में भी कूद पड़े थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 1920 होगा। दूसरा सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तीसरा सवाल, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, क्या कारण था? और दूसरा सवाल, गांधी जी के द्वारा भारत में आने के बाद पहला आमरण अनशन क्या था और पहला सत्याग्रह क्या था? ये 2 सवाल हैं सदाबहार एवरग्रीन। चौरी चौरा क्या है? चौरी चौरा कब हुआ था? ये हाल ही में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर दिलचस्पी ली है, इसलिए आपको सरकारी शिक्षक बनने में प्रश्न पूछा जा सकता है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर करिए, मैं बार बार कहता हूं
क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको। अगला सवाल फिर एवरग्रीन प्रश्न आया है कि प्रकाश वर्ष है क्या? अरे यार, तो एवरग्रीन प्रश्न है। एक प्रश्न आता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, मतलब एक, इसे अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही एवरग्रीन प्रश्न है। यहां पे होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। लेकिन अगर किलोमीटर में होगा तब जवाब दीजिएगा कि किलोमीटर में कैसे निरूपित करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, मतलब यह दूरी का मात्रक है। यह प्रश्न पूछा जाता है, एवरग्रीन प्रश्न है। ये ऐसे ही प्रश्न है जो आपको परीक्षा में हूबहू मिलेंगे और आप कहेंगे वाह रे दुर्गेश सर, आप ऐसे ही सीरीज लेते आइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये दूरी का मात्रक है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ये साइंस का सवाल है, फिजिक्स का सवाल है। परमाणविक नाभिक की खोज किसने की थी? डाल्टन, इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़िएगा। रदरफोर्ड, इंपॉर्टेंट। थॉमस अल्वा एडिसन, जरूर पढ़िएगा। आइंस्टीन, जरूर पढ़िएगा। थॉमस अल्वा एडिसन इसलिए जरूर पढ़िएगा, हम एक परीक्षा दो परीक्षा देने के बाद अगर मेरा सफलता ना हो, चैन ना हो, हम निराश होकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने कितनी हजार बार प्रयोग किए, हर बार असफल हुआ, लेकिन आज हमें एक बटन दबाने के बाद बिजली का बल्ब मिल जाता है। इसलिए हमें जब हम कभी असफल हो तो याद रहे, जब लोग आपका साथ छोड़ने लगे, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, जब असफल होने लगे, तो आप एक बार थॉमस अल्वा एडिसन को जरूर पढ़िएगा। और एक सवाल मेरा है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? अगला, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? इस देश के भावी शिक्षकों रदरफोर्ड होगा। जी हां, रदरफोर्ड होगा। आइए इसके बारे में एक लाइन जानते हैं। 1911 में, हो सकता है परीक्षा में ये भी पूछ दे, 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। डाल्टन ने किसकी? मैंने बताया ये सदाबहार प्रश्न है, एवरग्रीन प्रश्न है। ये इन्होंने परमाणु की खोज की। और थॉमसन, अच्छा थॉमसन थे यार, ये थॉमसन है, थॉमस अल्वा एडिसन नहीं है, ये थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ये इलेक्ट्रॉन, ये थॉमस अल्वा एडिसन अलग है, ये थॉमसन है। ये थॉमसन है जो मैं बता रहा था, वो थॉमस अल्वा एडिसन है। ये थॉमसन है, इन्होंने रदर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अच्छा आइंस्टीन के बारे में बताइए, आइंस्टीन के बारे में बताइए आप लोग। एक ऐसी चीज जो हमें तब जाकर ज्ञात हुआ जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, तब जाकर हम आइंस्टीन की एक फार्मूले को सिद्ध किए हैं। वो आप बताइएगा किस कारण इन्हें नोबेल मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन जी को। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलते हैं और अगले प्रश्न के लिए स्क्रीनशॉट कर लें। रेशम के कीट को पालने को क्या कहते हैं? ये भी सदाबहार प्रश्न है। चारों विकल्प आपको याद करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया ई बराबर MC स्क्वायर। जी हां, उसके अलावा क्या था जो ब्रह्मांड से संबंधित था? ई बराबर MC स्क्वायर। अगर मैं आज बोल रहा हूं, आज के कुछ साल बाद इसे सुना जा सकता है। क्यों? कई हजार साल बाद, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं यह भी तो मेरी एक ऊर्जा है, और यह अगर कभी नष्ट नहीं होती, इसका मतलब है कि कुछ साल बाद आप दुर्गेश सर को दोबारा सुन सकते हैं। क्या यह सत्य है? जस्ट मैंने इसे सोच लिया यार, वीडियो को शेयर करिए, कहना पड़ता है आप लोग को, लोगों तक पहुंचाइए अगर आप इस क्लास से संतुष्ट हैं। देखिए, रेशम कीट पालने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेरीकल्चर, राइट? अब ये एपीकल्चर क्या है? भैया ये मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, लिख लीजिएगा। हार्टिकल्चर क्या है? भैया पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन हम हार्टिकल्चर के अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या है? सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। यहां पे फल एवं फूल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, यहां पे सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का अध्ययन किया जाता है। दोनों में मेजर डिफरेंट है, लेकिन परीक्षा में गलती मत करिएगा, मैं बार बार निवेदन करता हूं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? दरियाई का घोड़ा, अफ्रीका हाथी, ध्रुवी भालू, व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनपायी, अरे स्तनपायी बचपन में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जिसके कान होते हैं, बाहर दिखते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिनको बाह्य कान नहीं दिखाई देते, शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ये एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, जब आपने सीटेड प्राइमरी पास किया होगा तो यह जरूर पढ़ा होगा, या एनसीईआरटी बचपन में पढ़ा होगा, या लोगों के मुंह से सुना होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा व्हेल मछली। व्हेल मछली, जी हां, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है। क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी है। ये रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाला है।
और दरियाई का घोड़ा, इसके बारे में जान लीजिएगा। एक लाइन जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये समुद्री घोड़ा, इसे हम समुद्री घोड़ा कहते हैं। ये वास्तविक मछली है, इसे ही हम क्या कहते हैं। कभी कभी आता निम्नलिखित में से अलग छांटो, रीजनिंग में सवाल आता है, जैसे समुद्री घोड़ा आता है, हम सोचते हैं समुद्री घोड़ा क्या है, यह एक वास्तविक मछली है, रट लीजिएगा। दरियाई घोड़ा को हम एक वास्तविक मछली कहते हैं, यह समुद्री घोड़ा इसी को कहते हैं। जी हाँ, हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। पंचायती राज व्यवस्था एक सदाबहार प्रश्न है। आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर वहां पे सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान है तो पंचायती राज व्यवस्था से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। वह समिति जो पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने जाने की सिफारिश की, बलवंत राय मेहता, ये त्रिस्तरीय वाले थे, लेकिन द्विस्तरीय कौन थे, जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये 1959 में इनका पहला ट्रायल वर्जन आता है, लेकिन अशोक मेहता का इनका दूसरा ट्रायल वर्जन आता है 1977 में। पंचायतों को द्विस्तरीय सिफारिश की बात स्थापित करने की सिफारिश अशोक राय मेहता ने की थी 1977 में। ठीक है, अरे भैया रटिए, सिलेक्शन लेना है आपको, सरकारी शिक्षक बनना है। अशोक मेहता इसका राइट आंसर है। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहां लागू हुई, यहां पे दो प्रश्न होते हैं। पहला ध्यान से दीजिएगा, सर्वप्रथम कहां लागू हुई, उसके बाद यहीं पर एक लाइन लिख देगा कि संवैधानिक दर्जा लेने के बाद, ध्यान दीजिएगा यही प्रश्न में कह देता संवैधानिक दर्जा के बाद पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कहां लागू हुई। तो संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, 1993 में मिलता है, तब पहला राज्य मध्य प्रदेश था। लेकिन अगर पहली बार पूछ दिया जाए, केवल पहली बार, तो भैया कहां पर हुआ था, सबने सही बताया है, राजस्थान। जी हां, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में। लेकिन संवैधानिक दर्जा ग्रहण करने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश था। प्रश्न में गलती मत करिएगा, नहीं तो सिलेक्शन से थोड़ा एक कदम दूर हट जाएंगे। सिलेक्शन पॉइंट में मिलना है, दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए। जी हां, इस देश के प्यारे भावी शिक्षक साथी, अध्यापक अध्यापिकाओं, ध्यान दीजिएगा यहां पर यह बात। दूसरी बात, निम्नलिखित में से किन राज्य में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था नहीं लागू है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगला सवाल, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। याद रहे 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे सभी को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं पूछ दूं कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ था, तो देखते हैं इसमें कितने ऐसे इस देश के भावी शिक्षक शिक्षिका हैं जो इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब इस विधेयक पर हुआ था। उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था जिस समय ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। जुलाई 2020 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की। दूसरा प्रश्न, WHO का मुख्यालय क्या है, सभी साथी बताए। WHO का मुख्यालय का, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना के दिन कौन से दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन, क्योंकि आपने देखा होगा, नहीं चीन नहीं है, बताइए जल्दी से, चीन ही होगा ना, नहीं ये अमेरिका था, सॉरी अमेरिका था, क्योंकि ये तो कोरोना से पीड़ित था। यहाँ पर अमेरिका 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 सही है, बी वालों का जवाब सही है। देखिए चीन, जो वुहान में क्या हुआ था, ये माना जा रहा था कि वुहान, चीन की वुहान शहर चीन में, वहीं से कोरोना वायरस लीकेज हुआ है। लेकिन बाद में अमेरिका को लगा यार यहाँ पे जब मैं जांच करा रहा हूँ, ये बार बार फीवर उनका क्यों कर रहे हैं, इसलिए वहां से हट जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ध्यान रहे अमेरिका होगा। अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए सभी लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और इसकी जो PDF नोट्स है इसकी जो क्लास की, वह ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिलेगा, जो प्ले स्टोर पर है, प्ले स्टोर से ऐप पे मिलेगा। देखिए यूरेनियम कहां पाया जाता है, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में है। देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज वाले में अगर देखा जाए तो ललितपुर जिले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ललितपुर में है। अच्छा ये बताइएगा सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है, और आप किस जिले से हैं उत्तर प्रदेश का, आपके यहां क्या प्रसिद्ध है। क्योंकि इस वीडियो को
कितने लोग देख रहे हैं, उन सभी को एक जीएस का एक प्रश्न और तैयार हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के जिन जिलों से हैं उसकी विशेषता क्या है, शुरुआत मैं करता हूं। जौनपुर जनपद को सिराजे हिंद कहा जाता है, इसे हिंद का सिराज कहा जाता है। यहां पे मूली प्रसिद्ध है जो लगभग 6-6 फीट की होती है। आपके जिले की विशेषता क्या है, जल्दी से बताइएगा एक एक कर कर, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। जी हां मेरे प्यारे भावी शिक्षक, इस देश के निर्माताओं कि ग्रांड बैंक कहां स्थित है, रट लो। यूनिक प्रश्न है, सदाबहार। ग्रांड बैंक का है, ये देखिए आपके सिलेबस में है, ये विश्व भूगोल का सवाल है। देखिए ग्रांड बैंक है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराओं को सम्मिलित करके बनता है। ये अटलांटिक महासागर में है, यहां पर सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं। याद रहे जहां पर दो ठंडी धाराओं गर्म धाराओं का मिलन होता है वहां पे खूब कोहरा मिलता है और प्लैंकटन मिलता है, वहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं। तो अटलांटिक महासागर में दो धाराएं मिलती हैं, कौन कौन मिलती हैं, एक मिलता है गल्फ स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा मैंने पढ़ाया हुआ है विश्व भूगोल की सीरीज में, अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की धारा मिलती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लेब्राडोर की धारा मिलती है। लेब्राडोर की धारा एक ठंडी जल धारा है, लेब्राडोर की धारा। यहां पे दोनों धाराएं, ये गर्म है और ये ठंडी धारा है, इन दोनों का जब मिलन होता है तो दुनिया में मतलब जहां मछलियां बहुतायत मिलती हैं। ठीक है, अगला समताप मंडल, एवरग्रीन प्रश्न। ताप बढ़ने का क्या कारण होता है भैया, समताप मंडल। कितने लोग को क्लास समझ में आ रही है, कितने लोगों ने, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है उन सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि देखने वालों की संख्या इतनी, लाइक करने वाले की संख्या कम है। थैंक यू उन सभी का जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है। देखिए समताप मंडल में तापमान बढ़ने का क्या कारण है। दूसरा सवाल, हमारे वायुमंडल में किस मंडल में दुनिया का सबसे कम तापमान मिलता है, बताइए। तो यहां पर होगा O3 की मात्रा। O3 क्या है, अरे कहेंगे सर O3 तो हमने पहली बार सुना है, O3 को ही ओजोन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। और यहां पर ओजोन गैस की अधिकता होने के नाते इसी को हम ओजोन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं, इसे O3 कहा जाता है। इस गैस की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक विद्वान ने किया था। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, भावी शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा में कोई गलती मत करिएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला सवाल आपके बीच है, भारत का हृदय स्थल क्या है। क्या गजब का सवाल है, भारत का हृदय स्थल, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत। अगर ये पूछा जाता भारत का हृदय किस राज्य को कहते हैं, तब इसका उत्तर होता एमपी। अगर पूछा जाता किस राज्य को कहते हैं तो उसका उत्तर मध्य प्रदेश होता। लेकिन यहां पे सवाल को थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र ही पूरे भारत का, विश्व के कई ऐसे क्षेत्रों को पेट भरने का काम करता है। यहां पे सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है, जो भारत ही नहीं भारत के बाहर लोगों को पेट भरने का काम करता है। जी हां मेरे साथियों, जनसंख्या का निवास सबसे ज्यादा है, अधिकतम खाद्यान्न उत्पादन है। उत्तर का मैदान भारत का हृदय स्थल कहलाता है। लेकिन अगर यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग करता तो इसका उत्तर आपका मध्य प्रदेश होता। मध्य प्रदेश क्यों होता उसका जवाब दीजिएगा। और दुनिया का फेफड़ा किसे कहते हैं, भारत का फेफड़ा मध्य प्रदेश को उसके वनों के नाते कहते हैं। दुनिया का फेफड़ा किसे कहते हैं, दुनिया का हृदय किसे कहते हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भले मत शेयर करिए लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। अगला, भारत में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आने का सही समय क्या है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, मतलब ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हां, आप लोग ध्यान से पढ़ें इन चीजों को। ब्राजील इज राइट आंसर, ब्राजील वालों का जवाब सही है। भारत में शीतोष्णकटिबंधीय अगर देखा जाए तो भूमध्य सागर और उसके आसपास उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। ये जाड़े में नवंबर मार्च के मध्य अधिक उत्पन्न होते हैं। पश्चिम पूर्व दिशा में गति कारण ये जाड़े में भारत में पहुंच जाते हैं। भारत में यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये नवंबर से लेकर मार्च तक। आइए मैं इसको अगर कहें तो मैं बनाकर समझा दूं, लेकिन अगर आप सहमति दे तब, ये तो क्लास बड़ी हो जाएगी। भूकंपी तरंगों की संख्या क्या है। देखिए भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, जिसे हम भूकंप अर्थक्वेक वेव कहते हैं। पहला
पी वेब्स, इसे हम प्राइमरी वेब्स कहते हैं। इसकी गति तीव्र होती है लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं करती। दूसरा प्राइमरी वेब्स, सेकेंडरी वेब्स, ये द्वितीयक तरंगे होती है। फिर इसका क्या होता है, लैंड वेव, इसे लब वेब्स के नाम से भी जानते हैं। ये तीन मूल तरंगे होती है, इसे लैंड वेव भी कहते हैं। तीन तरंगे होती हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक ये होती है, ये ज्यादा। अब ये पूछा जाए निम्नलिखित में से पूरे पृथ्वी को सबसे पहले कौन सी तरंग पार करती है, तो पी वेव्स 21 मिनट में पूरी पृथ्वी को पार कर जाती। इसका डायग्राम अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, जैसे यहां पर है, ये हो गया पी वेव। इसके चित्र को मैं बाद में समझा के बता दूंगा, ये ऐसा मैंने क्यों बनाया है। मतलब ये छाया क्षेत्र, ये क्या है, छाया क्षेत्र है, ये शैडो जोन है, ठीक है। ये है आपका यस वेव, ये क्या है आपका यस वेव। इसके बाद में आगे बताऊंगा, जब आप लोग सीरीज पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं सवाल। तो देखिए यहां पर हमने ये देखा पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, तो सबसे ज्यादा ये बहुत तेज गति से चलता है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में चलता है, इसलिए इसकी गति तेज होती है। 21 मिनट में पूरी पृथ्वी को पार कर जाता है और ये कोई खतरा मोल नहीं लेता, कोई खतरा भी नहीं करता, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को साथ नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाने में कोई कमी है क्या, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर मालिक आप लोगों को कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सभी इस देश के निर्माता हैं, भावी भविष्य आप लोगों के हाथ में है, आप जैसे शिक्षकों के हाथ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। दूसरा मेरा सवाल, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य पश्चिम बंगाल था। क्या था, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। खनन प्रक्रिया उत्पादन किस क्षेत्र से संबंधित है, मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक याद रखिएगा, जीवन में कभी आपको नहीं भूलेगा, याद रखिएगा। आप लोग खाना खाते हैं ना, मैं एक खाने को लेकर मैं उदाहरण बता देता हूं। देखिए खाना हम लोग 3 प्रकार से खाते हैं। एक डायरेक्ट, जैसे मैं आपसे पूछ लूं मूली या प्याज, मूली या प्याज कैसे खाते हैं, मूली कैसे खाते हैं आप लोग, आप उखाड़ लिए और खा गए। तो प्रकृति से मूली सीधा मिलता है, माने प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, और इसे प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, माने प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार, जैसे मुर्गी का अंडा, मांस, मधुमक्खी, फसल, खाद्यान्न, खनन, जैसे लोहा आपने बनाया है, माने प्रकृति से जो चीजें हमें मिलती हैं उन्हें हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। लेकिन उसी को, जैसे हम आलू से पापड़ बना लिया, जैसे यहाँ पे मैं मानता हूं, यहाँ पे मैं आलू लिख देता हूं, ठीक है, आलू, मैंने यहाँ पे लिख दिया आलू, यहाँ पे लिख दिया हमने आलू, आलू से हमने बना दिया पापड़। लेकिन पापड़ बनाने के लिए इसमें हमने क्या किया, कुछ मशीनरी का प्रयोग किया, और वो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। जैसे आपका मोबाइल द्वितीयक क्षेत्र है, मतलब विनिर्माण भी इसे कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, इसे तृतीयक क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी परिणाम सापेक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपके मम्मी पापा पूछें कि आप बताइए ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जो आप लोग डेली क्लास पढ़ते हैं, कई किलो पढ़े, तो क्या आप बता सकते हैं कई मीटर पढ़े, कई लीटर पढ़े, कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे कहेंगे वाह, जो दुर्गेश सर ने पढ़ाया वे सभी परीक्षा में आए, तो यह आपने परिणाम दिया। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है, डॉक्टर आपको देखता है, पर्चे पे कुछ लिख देता है, आपसे 1000 रुपया ले लेता है, आप सोचते उसने छुआ भी नहीं, ले लिया, आपका रोग ठीक हो जाता है। आप बस में बैठे, कहीं उतर गए और बस पे बैठने में उतरने बाद भाड़ा दे दिया, तो ये सेवा क्षेत्र है, तो तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा था कि तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, इसे सेवा सेक्टर के नाम से जानते हैं। मतलब आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, LIC कर्मी हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, आप क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कोई खेल के खिलाड़ी हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, ठीक है, परिवहन के साधन, हवाई जहाज, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक सेक्टर प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार, द्वितीय सेक्टर विनिर्माण, तीसरे को कहते हैं सेवा। इनके उपनाम हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न की व्याख्या आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सारे सवाल आपके सदाबहार प्रश्न हैं, ठीक है। किसी प्राथमिक बात ऐसे अभी पूछ ले मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार। अंडा कौन देता है भाई, प्रकृति की देन है। फसल प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार। आलू, तो ये प्राथमिक में आएंगे, ठीक है। हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अब मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।
होटल होटल तृतीयक में आते हैं, संचार, भंडार, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, ये सब तृतीयक में आते हैं। विनिर्माण, बिजली, गैस आपूर्ति, निर्माण, जल, ये सब आते हैं। देखिए यहां पे ध्यान देना होगा आप सभी को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत कब हुई है, योजना कब लाया गया, ये परीक्षा में पूछेगा तो क्या बताएंगे, कहेंगे दुर्गेश सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। तो भैया दुर्गेश सर ने पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं था 2015 में। यह भी प्रश्न, इस टाइप का भी प्रश्न आया है भैया आपके परीक्षा में 2008 अप्रैल 2015 को। मुद्रा बैंक योजना सूक्ष्म लघु मध्यम शुरू करने के में मुद्रा के 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की सस्ती ऋण उपलब्ध। इसमें देखिए क्या तीन स्कीम थी, तीनों स्कीम का नाम अगर लिखना चाहें लिख लीजिएगा। एक शिशु स्कीम थी, मैंने वैसे पढ़ाया करंट में, शिशु थी। दूसरा किशोर स्कीम थी, किशोर स्कीम थी। तीसरा तरुण स्कीम थी। देखिए शिशु में 50,000 तक उधार मिलता था, ऋण मिलता था। किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मिलता था। ये परीक्षा वाले सवाल हैं, ठीक है। अगला सवाल, ये करंट के सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा, एकदम ही एवरग्रीन प्रश्न है। जल्दी जल्दी बताइए यार, वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं कटेगा ना मुझे मिल जाएगा। मैं बार बार शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूं, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचे। खेलो इंडिया, क्या गजब का सवाल है। पारे मेरे प्यारे देश के भावी शिक्षकों, देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो जवाब आपने दिया है बहुत ही आसान जवाब है। देखिए क्या होगा यहां पे, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है आपका हरियाणा। अब मैं पूछूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य के किस स्थान से किया गया था, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य में आया, अगस्त 2020 में भारत के किन राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ये रटिए, दादरा नगर हवेली दमन दीव, इनकी संयुक्त राजधानी क्या है, संयुक्त राजधानी क्या है, इनकी संयुक्त राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत में वर्तमान कुल कितने रामसर स्थल हैं, ये सारे सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। भारत में कुल कितने रामसर हैं, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। 35 से देखिए अभी डाटा अपर्याप्त है, बाकी मैंने जब क्लास पढ़ाई थी वहां पे मैंने व्याख्या करके बताया था। विकल्प के हिसाब से यहाँ पे 35 लगाएंगे, ठीक है, विकल्प के हिसाब से 35 लगाएंगे। मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या ऐसा कारण है, क्यों 35 ही है, कि यहाँ पे 35 साथ 43 भी है, ठीक। मैं आगे बताऊंगा, सभी व्याख्या करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग 46 बता रहे। मैं जब हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं ये प्रयास करूंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को भी और अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूं। वैसे एक बार आप लोग अच्छे से बताइए क्या होगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए वैसे इसकी संख्या जो है 46 है, कितनी है, 46 है, ठीक। इसमें है कोलरू झील, गहला बील, नारेश्वर पानी और बहुत सारे, इसमें कितनी संख्या है, 40। लेकिन यहाँ पे विकल्प के हिसाब से अगर हम आप देखें तो यहाँ पर भारत में कुछ 46 रामसर स्थल है, लेकिन विकल्प में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि मैंने 35 का ही चयन क्यों किया, ठीक, मैंने 35 का ही चयन क्यों किया। 35वां अगर आपका पूछेगा तो क्या है, वो समन पक्षी अभ्यारण मैनपुरी में है, और 46वां क्या है, बाधवाना आर्द्रभूमि है, ठीक। 2019 से पहले 26 थे, 2019 में 27 हो गया, 2020 में 15 और क्षेत्र को शामिल किया गया, 2021 में 4 और नए क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी लोग 46 कर लीजिएगा। कितने हैं, 46, कब, 2021 में, 2021 में इसकी संख्या 46 हो गई है, ठीक। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पे होगा, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होगा। यार परीक्षा वाले सवाल है फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। वर्गीमन इंग्लैंड में, रट्टा मारिए, ये प्रश्न बार बार आते हैं। कल ही क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे जरा बताइए कमेंट करके। अरे थोड़ा गणित वाले सवाल आ गए, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ट्रिकी मैथ तो पढ़ना है, बाकी क्लास के लिए आप लोग को लाइव आना होगा, ठीक है। ए बी से 5 वर्ष छोटा है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, और बी सी से 3 गुना बड़ा है। तो मतलब यहाँ पे अगर सी को हम यक्स मान लेते हैं, अगर सी को हम क्या करते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक, तो बी क्या होगा, 3 गुना है, बी माने 3x हो जाएगा। अब ए है कि वर्तमान आयु देखा ए बी से 5 वर्ष छोटा है, माने 3x - 5, ये अगर देखा जाए 3x - 5 हो गया, ये हो गया सवाल। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले सी की आयु क्या है, 10 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले सी की आयु क्या थी,
10 वर्ष थी। तो ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी? तो एकदम अगर प्रश्नानुसार देखें तो अगर हम यक्स में से 4 वर्ष घटा दें तो क्या हो जाएगा, सी की आयु 10 साल निकल जाएगी। अब हम यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 10 + 4 = 14। ठीक, तो ए की वर्तमान आयु अगर देखा जाए तो कितना वर्ष होगा, ए की वर्तमान आयु तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ए की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, यहाँ पे ए की आयु 6 वर्ष बाद, ए की वर्तमान आयु क्या है, 3x - 5 है, तो 3x - 5 माने 14 × 3 - 5, 14 42 - 5 = 37 आएगा। 37 में 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 6 जोड़ दीजिए तो 43 वर्ष होगी। कितना होगी, 43 साल। कितना होगा, मैथ के सवाल होंगे जो रीजनिंग टाइप के होते हैं। ठीक, अगला सवाल, 43 साल मानी इसका उत्तर डी सही है। कोई धन 5% वाली साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में अपने का 2 गुना हो जाएगा, कितने समय में यह अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो यार देखिए गुना -1, ध्यान से देखिए कैसे होगा, गुना -1 हम करते हैं। ठीक, गुना -1 करेंगे तो क्या 2 गुना -1 हो गया, बटे कितने वर्ष ब्याज 5 और परसेंटेज के लिए गुणे 100, 5 से काटेंगे 20, 20 × 1 होगा, मैंने 20 × 1 = 20 वर्ष। इसका उत्तर क्या होगा अभी, ये मैंने क्लास में पढ़ाया, अगर आप लोग लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, जी हाँ यार, अब संख्या बढ़ाइए, अब कम कर रहे हैं, मत लाइक करिए लेकिन लोगों तो पूछाइए, चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। अगला, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर, उसका आयतन कितना होगा। एकदम आसान तरीका है, करना क्या है, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6 × a² माने भुजा स्क्वायर बराबर कितना है, 216 है। अब ये क्या करेंगे, 6 से कट जाएगा तो 36 = a², दोनों का अंडर रूट लेंगे तो ये कड़ीम हो जाएगा, तो a = 6, माने ये कड़ीम आ जाएगा ना, जब दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो a = 6 माने भुजा 6 है। अब उसका आयतन, आयतन क्या होता है, वैल्यूम, आयतन माने a का क्यूब माने 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 216 मीटर क्यूब, माने इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 3 में से अन्य से भिन्न है, बताइए जल्दी से, बताइए सभी लोग, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है, फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास में नोट्स में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास है, लेकिन घर बैठे नोट्स या क्लास प्राप्त करने के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ आपको। देखिए कौन सा समूह अन्य से अलग है, बहुत ही आसान सवाल है एकदम, यार वीडियो को बताइए, कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे आपने देखा ये और ये भाज्य है, बाकी इसमें सभी अभाज्य, सभी अभाज्य, सभी अभाज्य, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ए में ध्यान से देखिए 14 और 18 आपको भाज्य मिल रहे हैं, बाकी सभी में ठीक अभाज्य है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जुड़ा, क्या गजब का सवाल है, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, व्याख्या करके बताऊंगा। करो और मरो का नारा कहां दिया गया, डू और डाई, जी हां 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में होती है। ठीक है, ऐतिहासिक बैठक ग्वालियर टैंक में गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया जाता है और उस संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ एक अस्थायी सरकार गठित की जाएगी और स्वतंत्र भारत संयुक्त राष्ट्र का एक मित्र भी बनेगा। यहीं पर ध्यान दीजिए, गांधी जी के नेतृत्व में जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने 70 मिनट तक का भाषण दिया था। गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था, यहीं पे कहा था डू और डाई, करो या मरो। एक प्रश्न आता है किसने नारा दिया था करो या मरो, जी हां बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू और डाई, महात्मा गांधी ने। मतलब भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करेगी। गांधी जी के बारे में डॉक्टर पताबी सीतारामैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। 70 मिनट तक उन्होंने कहा कि करो या मरो, पूरे भारतीयों को ललकार दिया। अहिंसा की पुजारियों ने पहली बार ही कहा। ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942। चलते गौर अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आप लोग साथ ही नहीं दे रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, जनरल डायर। यह घटना
13 अप्रैल को घटती है। जी हां, जनरल डायर, ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक, आगे चलते इसके बारे में आगे बात करेंगे, जनरल डायर कौन था। आप लोग तो यार साथ ही नहीं देते। संसद में सरकारी विधेयक का, देखिए सरकारी विधेयक का मतलब ये होता है, कोई भी विधेयक पेश होता है उसे सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। यदि सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों के द्वारा अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाए उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। दोनों सदनों में किसी भी मंत्री के द्वारा, मतलब सत्तारूढ़ किसी मंत्री के द्वारा अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है हम उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, जिससे पास होने की संभावना ज्यादा होती है। गैर सरकारी विधेयक, संसद का कोई आम सदस्य अगर कोई विधेयक पेश करता है उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, प्राय इसके पास होने की संभावना कम होती है। ऐसा किताबों में, उन किताबों में एम लक्ष्मीकांत में इसका वर्णन लिखा गया है। मेरे कहने से मत कहिएगा, अब ना आप केस कर देंगे, आप हमें प्रूफ करके दिखाइए। हाँ, तो ये कुछ एम लक्ष्मीकांत की किताब में आपको मिलेगा, या डी बसु में भी। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट क्या होगी, यदि लिफ्ट क्या होगी यार, जब लिफ्ट में अपने स्थिर स्थान, मतलब नीचे से ऊपर की ओर एक समान गति से उठती है, उस समय पिंड में स्थित वस्तु का जो वास्तविक भार उससे अधिक मालूम पड़ता है। ऊपर की ओर जब त्वरित होती है तो अधिक मालूम पड़ता है। डी इसका जवाब सही है। हाँ, रट लीजिए, ये सब सदाबहार प्रश्न है, बार बार परीक्षा में यार पूछे जाते हैं। देखिए ये गणित का सवाल है, काफी लंबा लगेगा। यदि 7 आदमी 5 लड़के 168 हेक्टेयर फसल को 18 दिनों में काट सकते हैं तो 15 आदमी 5 लड़के 700 हेक्टेयर फसल कितने दिनों में काटेंगे, जबकि एक आदमी एक लड़के से 3 गुना अधिक है। क्या गजब का सवाल है, क्या गजब का सवाल है। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, मैं बता दूं, यमो1 इंटू D1 इंटू मतलब इंटू T1 बटे W1 माने काम, दूसरा मनई, दूसरा काम, दूसरा समय बटे दूसरा वर्ग। यहां पे बताइए एक आदमी 3 लड़के के बराबर है, मतलब यहां पर आप लोगों को सूत्र लगाइएगा, एक यम बराबर 3 लड़के माने 3 वाई के बराबर है। जी हाँ, इसी पे फॉर्मूले पर रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। लगाइए, हल करिए। अब मैं इसका इक्वेशन देखिए, यहां पे कह रहा है 7 आदमी 5 लड़के, 7 आदमी 5 लड़के। ठीक, तो कैसे होगा बताइए। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। 7 मेल 5 बॉयज कितने दिन में, 18 दिन में करते हैं। कितना काम करते हैं, 168 हेक्टेयर। दूसरे इक्वेशन क्या बन रहा है, 15 आदमी 15 मनई और कितने 5 लड़के मिलकर क्या कर रहे हैं, कितना हेक्टेयर 700। गुड़े कितना, यहाँ पे गुड़े कितने दिन में, तो आपने देखा यहाँ पर दूसरा जो दिन है वो कितना है, दूसरा दिन क्या है भैया, यही पूछा है, यक्ष दिन। बस इसी को हल कर देना है। इसका मान क्या आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। लगभग शायद 39 दिन आएगा, क्या कोई कमेंट करके बता रहा हूँ 39 दिन। कल्पना जी थैंक यू आपका, एकता जी थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने लगातार वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए कहा। बाकी देखने के लिए लगभग 200 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, एक सवाल मेरा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं, यूपी में कुल कितने रामसर साइट हैं, जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं, बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइए कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 6 रामसर स्थल हैं। ठीक, कितने हैं, 6। तो जरा कमेंट करके बताइए 6 कौन है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। नहीं यार 12 हो गए ना, बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं क्या। देखिए वर्तमान में कितने हैं, 12 हैं, 6 + 6 12 हो गए हैं। वर्तमान में 12 हो गए ना, 12 हो गए। उन्नाव, मैनपुरी का समय बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प अगर हम लोग तक पहुंचे तो इसका उत्तर होगा इटावा के जिले में स्थित है सर नवर झील। मैनपुरी में क्या है किसी को पता है, जो मैनपुरी में है समान पक्षी विहार है। ठीक, इटावा में सरनई नाव झील है, हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। ठीक, उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार है, गोंडा का पार्वती अरंगा है,
मैनपुरी का समान पक्षी विहार, रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 2025 तक, मतलब बनने वाला है। विश्व में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब हो जाएगी? 2055 में। ये 25 तक है और ये 2055, दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। 10वां, राफेल फ्रेंच भाषा के शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? हवा का झोंका। हवा का झोंका। जितने लोग इन वीडियो को शेयर किया उनका थैंक यू, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, क्यों? क्योंकि मजबूरी है लोगों तक पहुंचाना है। उपजाऊ काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे ही हम एक और नाम से कहते हैं, इसे रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी कहते हैं। इसे काला कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कपास की खेती के बारीक से गहरे काली मिट्टी डेक्कन और मालवा पठार से गुजरात में भी पाए जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पहाड़ का एक उदाहरण है? तो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये कैसा है? इसे हम काला वन, ब्लैक पहाड़ों का पिंडक माने ब्लैक पहाड़ों का एक विशिष्ट उदाहरण है जो तनाव मूलक या संपीड़न प्रक्रिया द्वारा गठित होता है। जब दो आपस के भ्रंशों के बीच पपड़ी का हिस्सा उठता है तब यह ब्लैक पहाड़ों या होर्सूट का निर्माण करता है। इसे होर्सूट या ब्लैक पर्वत का निर्माण करता है। काल बैसाखी हवा किस राज्य में गर्मी के मौसम में बहती है? हमारे यहाँ क्या लू चलती है? उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में गर्मी में लू चलती है। यूपी में लू चलती है गर्मी में। काला बैसाखी हवा कहाँ चलती है? इसे हम एक नाम से जानते हैं, नार्वेस्टर। इसे एक नाम से अंग्रेजी में कभी कभी पूछ लेगा तो गड़बड़ाइएगा मत। लोग कहते हैं सर मुझे तो पता नहीं था, ये अंग्रेजी में पूछ लिया, आपने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन याद रखिएगा इसे हम नार्वेस्टर्स कहते हैं। ठीक, मतलब काल बैसाखी हवा ये पश्चिम बंगाल और ये जो बांग्लादेश वाला में ये स्थानीय आंधी है। ये मार्च से बढ़ती है, भारत में मानसून आने तक होती है। इस तूफानों में असम के चाय बागानों, पश्चिम बंगाल में जूट चावल की खेती के लिए फायदेमंद होता है। ये जानते रहिएगा। ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले पिछले 15 वर्ष के प्रश्नों का एक रिकॉर्ड है जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जो एवरग्रीन प्रश्न है वही आपके लिए छांटकर ई लर्निंग विद दुर्गेश की प्रस्तुति है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में? देख रहे हैं ये दोनों ऊपर भूगोल का प्रश्न है, फिर नीचे आपने पर्यावरण का, सभी विषय का निचोड़ आपको मिलेगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी गारो पहाड़ियों में स्थित है। ठीक, यहां पे ध्यान दिखिएगा कि खरम नेशनल पार्क के साथ साथ नोकरेक मेघालय में जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट भी है। मेघालय कैसा है? जो केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, विक्टोरिया फॉल्स कहां है? एकदम एवरग्रीन प्रश्न है। आप लोग वीडियो को बताइए कैसा लगा यार। विक्टोरिया फॉल्स इसे हम मोसी ओ अतुन्ना जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बिया नदी पर दक्षिण अफ्रीका के ना कि साउथ अफ्रीका जो एक देश है में स्थित एक झरना है। क्या है? एक झरना है दक्षिण अफ्रीका। इसे एक नाम से और जानते हैं, मोसी ओ तुन्या। याद रखिएगा इसे एक नाम से और जानते हैं। वैसे नोट्स अगर आप लोगों ने नीलनी विद दुर्गेश की पढ़ी होगी तो वहां पे आपको मिला होगा। ठीक है, ये जंबिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी के पर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में नहीं। विक्टोरिया फॉल्स 1 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। दुनिया का एकमात्र झरना है। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एकमात्र झरना भी है। गिर का राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियाई बब्बर शेर के लिए
पैथ्रालियो पर्सिका, पैथ्रालियो पर्सिका शेरों का एकमात्र घर है, ये गुजरात के में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अच्छा, शेर और बाघ में क्या अंतर है? शेर को दाढ़ी होती है, बाघ को दाढ़ी नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा आप लोगों ने लगातार जवाब भी दिया। देखिए, घाटी गॉर्ज एक नदी किस गतिपथ में बनते हैं? देखिए, दो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के क्षेत्र को अलग करता है। याद रखिएगा, जो दोनों को अलग करता है उसको हम पास कहते हैं। इसका ट्रोपोस्फियर के बाद का है, इसे हम ट्रोपोपास कहेंगे। क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे ट्रोपोपास। बस एकदम सरल तरीका, जिसके ऊपर पाया जाएगा उसमें पास शब्द जोड़ दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? ट्रोपोपास। याद रहे, जिसके ऊपर का परत अलग करना पूछेगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा ट्रोपोपास हो गया, ये जो लाइन होगी इसी को हम ट्रोपोपास कहते हैं। देखिए, स्ट्रेटोपास हो गया, ये बीच की लाइन को हम स्ट्रेटोपास के नाम से जानते हैं। मैं डायग्राम सही से बना दूं, आप कहेंगे मास्टरवा बकलोल है का, इसको अभी नहीं करता। देखिए, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर ना। तो ये बीच की, ये जो है जहां से अलग होता है, ये इसे कहते हैं इसे ट्रोपोपास कहते हैं। ये हो गया जहां से अलग होता है। घाटी एक नदी किसमें गतिपथ बनती है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऊपर ही। जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है नदियां, तो खड़ी ढाल वाली वी आकारी घाटी, वी आकार की घाटी नदियां बनाती हैं। तो गुत्थे, पर्वत, छिप्तिकाएं, जलप्रपात, दर्रे धीरे धीरे गति बढ़ने वाली नदियों विशेषता में शामिल है। उच्च गति से बहते हुए प्रपात के पीछे धारा बनाते हुए आगे बढ़ती है और पीछे संकीर्ण ढाल का निर्माण करते हुए, जिसे हम दर्रा भी कहते हैं। तो यहां पर इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मैं आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जब मैं नदी घाटी पढ़ाऊंगा, आप लोग डेली क्लास में पढ़ेंगे तब तो आप लोग आते हैं गायब हो जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, भूटान की मुख्य नदी क्या है? जब आप दीजिएगा, ये विविध के सवाल भी हैं आपके लिए। देखिए, आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट करने से अच्छा, ये सभी क्लास मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आप सभी के लिए गेस्ट के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी जो PDF डाउनलोड करने के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। वहां पे आपको मिल जाएगा, लोगो आपको यही लगा रहेगा। और ये वीडियो को जहां भी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया ये वीडियो किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। भूटान की मुख्य नदी क्या है बताइए? इस देश के भावी शिक्षक, इस देश के निर्माताओं, जवाब दीजिए। भूटान की मुख्य नदी क्या है? तो भूटान की मुख्य नदी संकोश है। जी हां, इसका उत्तरी भूटान में उद्गम होता है, भारत असम ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। ठीक, पृथ्वी के भीतर भूकंप के उद्गम स्थान से ठीक लंबवत धरती पर सतह पर जो बिंदु उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं यहाँ पे मैप बना के समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे भूकंप है, सबसे पहले ये 90 डिग्री पर जाती है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। उसे क्या कहते हैं? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, सबसे पहले जहां पे जाती है क्या कहते हैं बताइए? बताइए। कह रहा है पृथ्वी के भीतर भूकंप उद्गम स्थान से ठीक लंबवत धरती सतह पर बिंदु क्या कहलाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। इसे हम एपिसेंटर कहते हैं और इसे फोकस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। जहां से निकलता है उसे फोकस कहते हैं, इसे भूकंप मूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। इसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, क्लियर? किसी को दिक्कत, कोई समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के 50 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बाकी क्लास संस्कृत की, इंग्लिश की और उसके अलावा गणित की, रीजनिंग की, करेंट की, विविध की और अन्य जो भाषा है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, साइंस में साइंस, गणित, फिर साथ ही साथ सोशल SST, सभी क्लासेस ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको उपलब्ध है। चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐप इंस्टॉल करिए, दुर्गेश सर सर्च करिए, वहां पे सभी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूं ही अपना साथ बनाए रहिए, हम आपके सिलेक्शन तक चलते रहेंगे।
आशीर्वाद से नहीं, अपनी मेहनत से सफल होंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। बाकी सभी क्लास के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप शेयर करें, लाइक करें, ना करें कि आपकी अंतरात्मा है। डेली क्लास में टाइम से लाइव रहिएगा, टाइम तो पता है ना, सभी क्लास आपको मिलेगा। जी हाँ, सभी क्लासेज, बस जुड़िए तो सही। सरकारी शिक्षक बनने का एक संकल्प तो लीजिए, यकीनन आप अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस आपकी सफलता से कहीं ऊपर है। ये तो शुरुआत है। जय हिंद जय भारत। उन सभी का धन्यवाद जितने लोगों ने वीडियो को शेयर, लाइक किया है, लोगों तक पहुंचाया है। बाय बाय।